जिस देश में आप अभी रह रहे हैं, टेक्निकली कुछ साल पहले ये जगह वैसी नहीं थी। आजादी से पहले आज जैसा मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं था। ये जमीन 500 से ज्यादा अलग रियासतों, छोटे देशों और किंगडम्स में बटी हुई थी, जिनकी अपनी अलग आर्मी थी, अलग कल्चर था। अगर यूरोप की तरह इन सबको अलग छोड़ दिया जाता तो आज का पॉलिटिकल मैप बिल्कुल अलग दिख सकता था। लेकिन ये टुकड़े जुड़े और एक ऐसी कंट्री बनी जो अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट है। 28 स्टेट्स, हजारों बोलियां और 140 करोड़ लोग। ये देश टिका कैसे है और इसका फ्यूचर कहां जा रहा है, ये समझने के लिए हमें इसके अलग अलग हिस्सों को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दी इंडिया सीरीज, एक स्टेट एट अ टाइम। पहले ये समझना जरूरी है, इंडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। इंडिया एक आइडिया है, एक सिविलाइजेशन है। और ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि जब दुनिया के बाकी हिस्से केव्स में थे, यहाँ सिटीज थी, ड्रेन्स थी, ट्रेड रूट्स थी, प्लानिंग थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल, इंडिया को इंडिया कब से कहा जाने लगा? ये नाम आया कहां से? इसका जवाब है एक नदी में, सिंधु नदी, जिसे आज हम इंडस रिवर कहते हैं। संस्कृत में सिंधु, फारसी में ये बना हिंदू, ग्रीक में ये बना इंडोस और लैटिन और इंग्लिश में इंडिया। मतलब इंडिया का नाम एक नदी की वजह से है, वो नदी जो आज ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। इस नजरिए से देखें तो जियोग्राफी कभी कभी हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो दुनिया ने पहली बार इंडिया का जिक्र कब सुना? इसके लिए चलते हैं 2500 साल पहले, करीब 2550 साल पहले, 522 BCE में पर्शियन एम्परर डारियस डारियस ने अपने बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में, जो आज ईरान में एक पहाड़ पर खुदा हुआ है, एक जगह का नाम लिखा, हिंदुश। ये इंडिया का पहला कंफर्म्ड एक्सटर्नल रिटन रिकॉर्ड है, 2500 साल से ज्यादा पुराना। ये एक पर्शियन किंग ने रिकॉर्ड किया था, तब भी जब यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी चल रही थी, दुनिया के सबसे पुराने नोन सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग में से एक। कुछ सोर्सेस के मुताबिक तक्षशिला में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे। कुछ एस्टिमेट्स 10,000 तक बताते हैं, हालांकि ये एस्टिमेट्स वैरी करते हैं। फिर आए ग्रीक्स, करीब 2450 साल पहले, लगभग 430 BCE में हेरोडोटस, जिन्हें हिस्ट्री का फादर माना जाता है, उन्होंने अपनी फेमस बुक हिस्ट्रीज में इंडियंस का जिक्र किया। हेरोडोटस ने इंडिया के लोगों और उनकी दौलत का वर्णन किया। उन्होंने इंडिया को पॉपुलेशन में बड़ा और सोना बहुत होने वाला क्षेत्र बताया। फिर आया अलेक्जेंडर द ग्रेट, करीब 2350 साल पहले, 326 BCE में। अलेक्जेंडर बियास रिवर तक पहुंचा, लेकिन उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कई वजहें थी, लंबी सप्लाई लाइंस, थकान और आगे मौजूद राज्यों की संभावित रेजिस्टेंस। फिर आते हैं रोमन एम्पायर के रिकॉर्ड्स पर। करीब 2000 साल पहले, पहली सेंचुरी CE में, इंडिया और रोम के बीच ट्रेड का डिटेल्ड अकाउंट मिलता है। स्पाइसेस, सिल्क, डायमंड्स, रोम बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से सामान इंपोर्ट करता था। इतना ज्यादा कि रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर ने कहा था, इंडिया इज द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। मतलब रोम का सोना भारत की तरफ बह रहा था। ये हमें बताता है कि उस समय इंडिया ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर सेंटर था। और इससे भी पहले ऋग्वेद में सप्त सिंधु का जिक्र मिलता है, 7 नदियों की धरती। यही रीजन आगे चलकर इंडिया के रूप में डेवलप हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा लेसन ये है, इंडिया कोई 1947 में बना हुआ आइडिया नहीं है। ये एक बहुत पुरानी, लगातार चलती आ रही सिविलाइजेशन की कहानी है। इतिहास हमें बताता है कि इंडिया को दुनिया कैसे देखती थी, लेकिन इंडिया को वाकई समझना है तो हमें उसकी ज्योग्राफी को समझना होगा, क्योंकि यही वजह है कि हर स्टेट इतनी अलग क्यों है। एक नजर में इंडिया को 6 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जोन 1, द हिमालयाज, नॉर्थ का क्राउन, दुनिया की सबसे यंग और सबसे हाई माउंटेन रेंजेस में से एक। करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले बनी, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये टकराव आज भी जारी है। इसी वजह से हिमालयाज आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और इसी वजह से नेपाल और नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। लेकिन हिमालयाज सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, ये इंडिया का नेचुरल शील्ड है। सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाले कई इन्वेजन्स के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव वॉल। यही माउंटेन्स मॉनसून क्लाउड्स को रोककर रेनफॉल क्रिएट करते हैं। और इंडिया की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। जोन 2, इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडिया का ब्रेड बास्केट।
हिमालयाज के नीचे का वो वास्ट और फर्टाइल प्लेन जो पंजाब से बंगाल तक फैला हुआ है, ये दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक माना जाता है। यहाँ की मिट्टी हजारों सालों तक नदियों द्वारा लाई गई सेडिमेंट से बनी है। ये प्लेन इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। यहीं से वीट, राइस और शुगरकेन जैसे मेजर क्रॉप्स आते हैं। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इंडिया की कई महान सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स भी इसी रीजन से उठे। मगध, मौर्य, गुप्ता और मुगल, सबका कनेक्शन इसी प्लेन से था। हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन देती है, जिसने गैंजेटिक प्लेन को कंट्रोल किया उसने इंडिया के बड़े हिस्सों को इन्फ्लुएंस किया। जोन 3 थार डेजर्ट, वेस्ट की हार्श ब्यूटी। इंडिया के वेस्ट में राजस्थान का बड़ा हिस्सा एक वास्ट हॉट डेजर्ट से कवर है। थार डेजर्ट दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट्स में से एक है। लेकिन ये सिर्फ रेत का समुंदर नहीं है, ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने पानी की हर बूंद की कीमत समझी। बावड़ीज, स्टेप वेल्स और अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम्स ने यहाँ के लोगों को कठिन परिस्थितियों में जीने में मदद की। स्कैसिटी ने यहाँ इंजीन्यूइटी को जन्म दिया और इसी वजह से थार डेजर्ट सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं, बल्कि ह्यूमन अडेप्टेशन का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। जोन 4 डेक्कन प्लेटो, इंडिया का एंशिएंट कोर। पेनिनसुलर इंडिया का मेजॉरिटी हिस्सा एक एंशिएंट वॉल्केनिक प्लेटो पर बसा हुआ है। ये रीजन मैसिव लावा फ्लोस से बना था, जिसे आज हम डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। यहाँ की काली मिट्टी कॉटन फार्मिंग के लिए आइडियल मानी जाती है। इसी रीजन से चालुक्य, राष्ट्रकूटा और विजयनगरा जैसे पावरफुल एम्पायर्स उभर कर आए। डेक्कन प्लेटो ने सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि उसकी पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को भी शेप किया है। जोन 5 वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, इंडिया की ग्रीन वॉल्स। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं और दुनिया के इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माने जाते हैं। ये माउंटेन रेंज मॉनसून क्लाउड्स को रोककर केरला और वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में हैवी रेनफॉल लाती है। इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स को इंडिया की इकोलॉजिकल लाइफलाइन भी कहा जाता है। ईस्टर्न घाट्स इससे अलग हैं। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल नहीं, बल्कि कई डिस्कनेक्टेड रेंजेस का नेटवर्क है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे पावरफुल रिवर्स इन पहाड़ियों को काटकर बे ऑफ बंगाल की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं। ये रीजन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कई ट्राइबल कम्युनिटीज का घर भी है। जोन 6 नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का हिडन पैराडाइज। 7 सिस्टर्स और सिक्किम को मिलाकर कुल 8 स्टेट्स इस रीजन का हिस्सा हैं। ये इंडिया के सबसे यूनिक और डाइवर्स रीजन्स में से एक है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केप्स और ट्राइबल कल्चर्स इतनी अलग हैं कि कई लोगों को पहली नजर में ये किसी अलग देश जैसा महसूस होता है। ब्रह्मपुत्रा दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक इसी रीजन से होकर बहती है। ये रिवर अपने साथ फर्टिलिटी भी लाती है और कई बार डेवास्टेटिंग फ्लड्स भी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ ज्योग्राफिकल फ्रंटियर नहीं है, ये कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलेक्शन है और शायद इंडिया की सबसे अंडररेटेड कहानियों में से एक भी। अगर एक लाइन में कहा जाए तो इंडिया की ज्योग्राफी ही इंडिया की डाइवर्सिटी का फाउंडेशन है। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज, फॉरेस्ट्स और रिवर सिस्टम्स, हर रीजन ने अपनी अलग आइडेंटिटी डेवलप की और इसी डाइवर्सिटी ने इंडिया को वो इंडिया बनाया जो आज हम देखते हैं। एक देश लेकिन अनेक भौगोलिक दुनियाओं का संगम। इंडिया की पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, लेकिन ब्रॉड स्ट्रोक समझना जरूरी है ताकि आगे के स्टेट वीडियोस में कॉन्टेक्स्ट हो। करीब 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो और हड़प्पा दुनिया की सबसे पुरानी प्लैन्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम्स थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स थे और एक स्क्रिप्ट थी जो आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई है। ये सिविलाइजेशन रोम से लगभग 2000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। फिर आता है वैदिक पीरियड, करीब 3500 साल पहले। इसी दौरान ऋग्वेदा कंपोज हुआ। सनातन धर्म की कई फाउंडेशनल ट्रेडिशंस इसी युग से जुड़ी हुई हैं। संस्कृत भी धीरे धीरे दुनिया की सबसे सिस्टमैटिक लैंग्वेज में से एक के रूप में डेवलप हुई। इसके बाद आता है महाजनपदास का युग, करीब 2600 साल पहले। पूरे सब कॉन्टिनेंट में 16 पावरफुल किंगडम्स और रिपब्लिक्स मौजूद थे। इसी पीरियड में बुद्धा और महावीरा ने अपनी टीचिंग्स दी और तक्षशिला जैसी लर्निंग सेंटर्स नॉलेज की मेजर हब्स बन चुके थे। फिर आया मौर्य एम्पायर, करीब 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया का पहला ट्रूली पैन इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया। एक ऐसा एम्पायर जो अपने समय की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम्स में से एक था। लेकिन मौर्य एम्पायर का सबसे फेमस नाम था अशोका।
कलिंगा वॉर के बाद अशोका की जिंदगी बदल गई। युद्ध की तबाही देखने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और अपने एम्पायर में वेलफेयर, गवर्नेंस और एथिकल रूल को प्रमोट किया। फिर आता है गुप्ता एम्पायर। करीब 1700 साल पहले मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और आर्ट में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई। इसी दौरान इंडियन मैथमेटिशियंस ने जीरो को मैथमेटिकल सिंबल और नंबर के रूप में डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। और इसी युग में आर्यभट्टा ने एक रेवोल्यूशनरी बात कही। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के माध्यम से बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिससे दिन और रात होती हैं। उन्होंने इक्लिप्सिस की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दिए और उन्हें मैथमेटिकल टर्म्स में समझाया। और जब नॉर्थ इंडिया में एम्पायर्स उठ रहे थे और गिर रहे थे, साउथ इंडिया में एक और पावरफुल सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, चोला एम्पायर। करीब 1000 साल पहले दुनिया की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज में से एक, चोला रूलर्स ने साउथ इंडिया को एक मेजर पॉलिटिकल और कल्चरल पावर में बदल दिया। उनकी नेवल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि साउथ ईस्ट एशिया तक ट्रेड, कल्चर और इन्फ्लुएंस पहुंच गया। उस दौर में इंडियन ओशन सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं था, ये ट्रेड, आइडियाज और सिविलाइजेशंस को जोड़ने वाला हाईवे था। फिर आता है मुगल एम्पायर। 1526 से लेकर अर्ली 18th सेंचुरी तक, बाबर से औरंगजेब तक, मुगल रूल ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आर्किटेक्चर, आर्ट्स, क्विजीन और लैंग्वेज। आज हम जिस हिंदुस्तानी कल्चर को जानते हैं, उसकी कई लेयर्स इसी पीरियड में डेवलप हुई। लेकिन इस दौर में रेजिस्टेंस भी था। राजपूत्स, मराठास और सिख्स ने अपनी अलग पॉलिटिकल और मिलिट्री आइडेंटिटीज को मजबूत बनाया। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी। एक ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे पूरे सबकॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल बढ़ाने लगी। अगले कुछ दशकों में कंपनी रूल ने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। फिर आया 1857, जिसे कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं और कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रिबेलियन सफल नहीं हुआ, लेकिन आजादी की लड़ाई का बीज जरूर बो दिया गया। एक ऐसा बीज जो अगले 90 सालों तक बढ़ता रहा। और फिर आया 1947, 15 अगस्त 1947। इंडिया आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ आया पार्टीशन, इंडिया की हिस्ट्री के सबसे पेनफुल चैप्टर्स में से एक। लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं, करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका असर आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में देखा जा सकता है। अब आता है वो सवाल जो इस पूरी सीरीज का कोर है, इंडिया के स्टेट्स बने कैसे? ये स्टोरी 1947 से शुरू होती है। जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने पीछे छोड़ा मल्टीपल ब्रिटिश प्रोविंसेस और रफली 562 प्रिंसली स्टेट्स। आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये सब एक साथ रहेंगे या फिर अलग अलग देशों में बदल जाएंगे? यहां एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और उनके साथ वीपी मेनन की। इन दोनों ने मिलकर प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने का काम किया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। कई मर्जर्स आसान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे एक फ्रैगमेंटेड मैप एक यूनाइटेड इंडिया में बदलने लगा। लोगों ने डिमांड की, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स चाहिए। और फिर आई एक ऐसी घटना जिसने इंडिया का मैप बदल दिया। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड के लिए भूख हड़ताल शुरू की, 56 दिन तक, और फिर उनकी मौत हो गई। देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट फैल गया। आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा। 1953 में आंध्रा स्टेट बना, इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर आया 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू इंडिया के स्टेट्स को लार्जली लिंग्विस्टिक लाइंस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। 1960 में बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने। 2014 में तेलंगाना इंडिया का सबसे नया स्टेट बना और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। मतलब इंडिया का मैप कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। और इसी इवॉल्विंग मैप की कहानी को हम इस सीरीज में स्टेट बाय स्टेट समझने वाले हैं। इस पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने इंडिया को 6 मेजर रीजन्स में ग्रुप किया है, जिसे हम आगे फॉलो करेंगे। नॉर्थ इंडिया, हमारा पॉलिटिकल और एग्रीकल्चरल हब। सेंट्रल इंडिया, देश का हार्टलैंड। वेस्ट इंडिया, हमारा इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल पावर हाउस। साउथ इंडिया,
एंशिएंट हेरिटेज और मॉडर्न इनोवेशन का संगम। ईस्ट इंडिया, डीप हिस्ट्री, लिटरेचर और ट्रांसफॉर्मेशन की जमीन। और नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का हिडन पैराडाइज। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। मतलब हर कुछ किलोमीटर्स पर यहाँ पानी का स्वाद और बोलने की भाषा दोनों बदल जाते हैं। इस सीरीज में हम इसी बदलते हुए पानी और बानी को एक एक करके डिकोड करेंगे। हर एपिसोड में हम बात करेंगे उस स्टेट की ज्योग्राफी की जो उसकी पर्सनैलिटी शेप करती है, उसकी हिस्ट्री की जो उसकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, उसकी कल्चर की जो उसे यूनिक बनाती है, उसकी इकोनॉमी की रियल नंबर्स और रियल कंपैरिजंस के साथ, उसकी चैलेंजेस की क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें दिखाना किसी के काम नहीं आता, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फ्यूचर पोटेंशियल की। हर वीडियो के बाद आप इंडिया को थोड़ा और डीपली समझेंगी और शायद अपने आप को भी। मेरा प्रॉमिस है, जब ये सीरीज कंप्लीट होगी आप इंडिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगी। वेलकम टू द इंडिया सीरीज। वेलकम टू इंडिया, वन स्टेट एट अ टाइम। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे स्टेट की जिसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सीरीज को फॉलो करने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो। इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है।